एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। अब हम देख रहे हैं कि कच्चातीवू आइलैंड के बाद एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो कि हर इलेक्शन के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज टीपू सुल्तान। इनके रिगार्डिंग ही एक और कंट्रोवर्सी यहाँ पे सामने आ गई है विद रिस्पेक्ट टू सुल्तान बैथरी, जो कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, जिसको फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं राहुल गांधी, राइट। तो अब वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है वीडियो का। द मेन मुद्दा इज कि जैसे कच्चातीवू आइलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि इंडिया और श्रीलंका का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एंड कब हुआ था, कौन सी ट्रीटी से हुआ था। सिमिलर तरीके से इसके थ्रू भी हम जानेंगे कि सुल्तान बैथरी जो है एक्चुअली में क्या सिनेरियो है, क्या हिस्ट्री थी इसकी, एंड वॉट एवर हैपेंड, ठीक है, एंड कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि एग्जिस्ट करती है इसके पास में ही, जो कि प्रेजेंट में आपसे पूछी जा सकती है। वन ऑफ देम बीइंग कि जो इमेज अगर आप देखें तो ये जैन टेम्पल है, जो कि अब माना जा रहा है कि कंट्रोवर्सी में है। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो ये सुल्तान बैथरी है जब कैप्चर किया था उसके बाद ये एरिया को कन्वर्ट कर दिया था इनटू एन आर्मरी, एंड फाइनली यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से, ताकि आर्मी रिजुविनेट होती रहे जल्दी से विद द आर्म्स एंड एमिनेशंस, क्योंकि ट्रावनकोर के साथ भी यहाँ पे लड़ाई थी। एंड आफ्टर दैट वी नो कि मद्रास में ब्रिटिशर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कि अब एनिमीज थे ऑफ टीपू सुल्तान। इसी वजह से इस जगह को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना गया, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट परव्यू, उसके अंदर हमें नहीं जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि वायनाड की ओवरऑल न्यूलिथिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एदाकल केव्स की बात कर रहे हैं। एदाकल केव्स जो है यहाँ पे हमें पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं। पेट्रोग्लिफ्स जो है अब क्या है, वो पेंटिंग्स है रादर देन एनग्रेविंग्स हैं जो केव्स के अंदर की जाती हैं, राइट। एंड पेंटिंग्स की जब हम एज की बात करते हैं तो 8000 BC से लेकर 1000 BC तक यहाँ पे बनाई गई हैं, यानी कि टुकड़ों में बनाई गई हैं, ठीक है, एंड डायरेक्टली एक ही बार में नहीं बनाई गई हैं। सो अब सबसे पुरानी 8000 BC तक है, सबसे लेटेस्ट अगर हम देखें 1000 BC तक ये पेट्रोग्लिफ्स बनाई गई हैं। अब जब हम बात करते हैं एदाकल केव्स के बारे में, तो ये केव जो वर्ड है इट इज़ पार्शली ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम केव्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं ऐसे अजंता एलोरा के साथ, तो जो प्रॉपर रूफ टॉप्स है वो सील्ड थी, राइट, या वो नेचुरली ही इस तरीके से केव्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। इन दिस केस अगर हम देखें तो वो रिफ्ट की तरह यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो दो बड़े पत्थर है ना वो आपस में मिलकर एक टेम्पररी सीलिंग बना रहे हैं जो कि पोरस है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको पेपर में यहाँ पे एदाकल रिफ्ट वर्ड भी यूज करके यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाए तो प्लीज उसे घबराना मत, ठीक है। सो अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमें, पेट्रोग्लिफ्स के अलावा भी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि बरियल ग्राउंड्स मिले हैं, हमें पॉटरी मिली है, ठीक है, जो कि फर्दर अगर आप देखें अर्दनवेयर या पॉटरी जो कि एसोसिएटेड है किससे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यस, कि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूलिथिक एज के साथ ही इसे एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं। अब वो कैसे? क्योंकि अब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली जो मोटिव्स या एविडेंसेस मिले हैं दैट इज ऑफ पशुपतिनाथ सील, एनिमल्स, एंड आफ्टर दैट हमें स्टैचू मिला है ऑफ द डांसिंग गर्ल, ऑफ द ओल्ड मैन, है ना। तो इसी तरीके के उसी टाइम के आसपास वाली चीज़ें यहाँ पे, या आप कह सकते हो मोटिव्स जो है, हमें यहाँ पे भी एदाकल या एदाकल केव्स में मिले हैं, राइट। दैट इज अ मैन विद अ जार कप, राइट, जो कि डायरेक्टली अब एसोसिएट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के साथ ही। सो इट ऑल्सो प्रूव्स वन थिंग कि इंडिया के बाहर ही नहीं, विद इन इंडिया भी ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था। सो उसी टाइम पे अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो साउथ इंडिया में भी कहीं पे एग्जिस्ट करती थी, या ट्रेड एटलीस्ट एग्जिस्ट करता था, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है, राइट। सो अब अगर आपसे पूछा जाए तो एदाकल केव जो है ना केवल न्यूलिथिक साइट है, बट अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है, पहली ऐसी एक्स्ट्रा चीज़। दूसरी बात करते हैं अब हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसके बारे में हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली कि जो एक मैसूर किंगडम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती थी। दूसरी चीज़ कि वायनाड जो है वो ऑटोमेटिकली मैसूर का पार्ट नहीं था पहले से ही, राइट। तो जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसूर किंगडम, राइट, तो तुगलक डिनास्टी की फॉल करने के बाद ही हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर 1336 से 1646 में यहाँ पे मैसूर वाले रीजन में जो है को कवर करते हुए अपने यहाँ पे किंगडम में या एम्पायर में एग्जिस्ट करता था। बट हम देख रहे हैं कि विजयनगर एम्पायर बाय द मिड ऑफ 1500s यहाँ पे वीक होता जाता है, राइट। तो जो अब सेंट्रलाइज ना करते हुए डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीफ्टन्स है आसपास वाले इलाकों के, तो विजयनगर एम्पायर में जो रूलर इतने स्ट्रांग ना होने के कारण उन्हें ही, यानी कि चीफ्टन्स को ही रूल दे दिया जा रहा था कि आप इन जगहों के ऊपर रूल कीजिए। तो सिमिलरली उसी टाइम पीरियड के साथ साथ जब विजयनगर एम्पायर वीक था तो वोधेरा डिनास्टी है वो एग्जिस्ट करती है। वोधेरा डिनास्टी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड फाइनली मैसूर को एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह यहाँ पे घोषित कर दिया। एंड
1565 के अंदर। एंड पहले राजा इसके कौन बने? तिम्माराजा वोढियार II। ठीक है, सो इसी तरीके से मैसूर जो है एक इंडिपेंडेंट किंगडम यहाँ पे बन जाती है वोढेरा डिनास्टी के अंडर, राइट। उसके बाद जब हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर के अंडर भी वोढेरा डिनास्टी जब इनिशियली एग्जिस्ट कर रही थी तो कोई इनके पास एक्चुअल पावर नहीं थी, तो थोड़ी देर की ही पावर थी इंडिपेंडेंट जो है किंगडम बनाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हैदर अली अलॉन्ग विद टीपू सुल्तान जब आते हैं तो वो मैसूर को कैप्चर कर लेते हैं, राइट। तो मैसूर को कैप्चर करने के बाद अगेन जो वोढेरा डिनास्टी है वो अब लेस पावरफुल हो जाती है एंड एक्चुअली में जो रूल है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली के पास ही है यहाँ पे, ठीक है। दे वर द एक्चुअल रूलर्स। तो जब हम किंगडम ऑफ मैसूर को वायनाड के साथ कंपेयर करते हैं तो वायनाड वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मैसूर इनिशियली। वायनाड इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे क्योंकि ट्राइबल एरिया भी है ना, नीलगिरी रिजर्व भी हमारे पास है ना, नीलगिरी टाइगर रिजर्व भी अभी एग्जिस्ट करती है इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो किंगडम ऑफ मैसूर के अंदर इनिशियली वायनाड फॉल नहीं करता था। वायनाड को एक लोकल राजा जिनका क्या नाम था? पजहसी राजस, जो कि कोत्याम के रॉयल डिनास्टी को यहाँ पे बिलोंग करते थे। ही वॉज अ रूलर ऑफ वायनाड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वी ऑल्सो नो कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया एंड फाइनली मैसूर किंगडम ने अब एनेक्स कर लिया ऑफ द रीजन ऑफ वायनाड, ठीक है। वायनाड को एनेक्स करने के बाद व्हाट हैपेंस इज कि टीपू सुल्तान एंड हैदर अली दे आर द रूलर्स ऑफ, ऑब्वियसली वायनाड के रूलर्स ही बन जाएंगे वो, तो ठीक है। अब वायनाड वाला एरिया मैसूर के अंडर आ जाता है, तो ये इंटरलिंक हमारे पास हो रही है सिचुएशन। बट अब सिचुएशन क्या है कि जो वायनाड वाला एरिया है या आप कह सकते हो मैसूर की जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर आप मैप में देखें तो समवट ये वाला जो रीजन है ये होती थी, या केरला वाला मेजर रीजन जो है वो ट्रावनकोर की हमारे पास किंगडम हुआ करती थी, राइट। एंड ट्रावनकोर जो है देवर अलाइज विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब हमेशा से यही चीज़ का डर लगा रहता था कि मद्रास वाली साइड से ब्रिटिशर्स अटैक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि ट्रावनकोर वाले रीजन से हो सकता है कि ट्रावनकोर की किंगडम जो है वो अटैक करे, है ना। तो इसी तरीके से अब ब्रिटिशर्स की लड़ाई तो थी टीपू सुल्तान के साथ। सो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होती है 1790 से 1792 के अंदर फाइनली ट्रावनकोर के ऊपर अटैक करते हैं टीपू सुल्तान एंड वेट करते हैं कि फ्रेंच आर्मी आकर, जो कि उनके दोस्त थे फ्रेंच आर्मी टीपू सुल्तान के, कि वो आकर उनको फाइनली इस लड़ाई में जितवाएंगे, बट जो कि हो नहीं पाता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाते हैं ट्रावनकोर के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एंड व्हाट हैपेंस इज ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतन होती है एंड सेरिंगापतन की जो ट्रीटी के हिसाब से अब जो मैक्सिमम मैसूर वाला रीजन है व्हाट हैपेंस इज वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड कुछ एरियाज जो है वो मराठास को दे दिया जाता है, कुछ एरियाज जो हैं वो वापस से ओरिजिनल जो रूलर्स हैं, ट्राइबल रूलर्स हैं, उनको दे दिया जाता है, कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कुछ ट्रावनकोर को एरियाज दे दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। सो अब क्या होता है, साथ के साथ ही ट्रावनकोर को हारने के बाद या इवन के अटैक फेल होने के बाद टीपू सुल्तान को उनसे 3 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी भी यहाँ पे मांगे जाते हैं, जो कि इवेंचुअली वो पे नहीं कर पाते हैं। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आते आते 1799 में टीपू सुल्तान इज नो मोर, वो मर जाते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो वायनाड की जो एरिया है, मैंने आपको कहा ना कि कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रूलर्स को ओरिजिनली वापस दे दिए जाते हैं। तो अगेन कोतियम रॉयल फैमिली को ही, जिनमें एक राजा थे वर्मा पजहसी राजा, उनको ये वापस किंगडम दे दी जाती है। अगेन ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होती है 1799 के अंदर एंड इन द ईयर ऑफ 1800 जो ये केरला वर्मा पजहसी राजा हैं, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ। अगेन बाउंड्री डिस्प्यूट या एनेक्सेशन वाला इशू, एवरीथिंग, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि अब जो रूलर्स थे पहले के टाइम पे वी नो कि बहुत ज़्यादा उनमें वो फीलिंग थी कि हाँ हम ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरेंगे, एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंड विद हिम। तो अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने आपको बताया। सो जो राजा जी हैं ही डिसाइड्स के अब मैं हार तो जाऊंगा ही वायनाड के रीजन को ही, बट अब मैं ब्रिटिशर्स के हाथों तो एटलीस्ट नहीं मरूंगा। सो ही कमिटेड सुसाइड इन द फॉरेस्ट समवेयर एंड उनकी डेड बॉडी ही यहाँ पे मिलती है टू द ब्रिटिशर्स, आफ्टर विच द वायनाड की जो वायनाड का जो एरिया है दैट इज एनेक्स टू द ब्रिटिशर्स इटसेल्फ, जो कि अब टिल इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास ही था, राइट। सो दिस वॉज ऑल द हिस्ट्री विच वॉज इंपॉर्टेंट। अब विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स या बेसिक आपको जो आइडिया होना चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़, जिसके बेसिस पे आप अपना अगेन इन्फ्लुएंस डिराइव करेंगे ना कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ से हटके मुझे यहाँ पे अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फाइनली 1805 के अंदर राजा जी मर जाते हैं
एंड ब्रिटिशर्स को एनेक्स हो जाती है ऑफ द किंगडम ऑफ वायनाड। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं एंड प्रिपेयर करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं रादर, कि 1500 टॉपिक्स 50 घंटे के अंदर, ऑब्वियसली एक दिन के अंदर नहीं होगा, ठीक है, एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं, 50 घंटे तो नहीं होते हैं, ठीक है। सो 1500 टॉपिक्स विद इन अ स्पैन ऑफ 50 आवर्स डिवाइडेड होंगे सब्जेक्ट वाइज, अगर आप तैयार करना चाहते हैं सीसैट को भी एंड साथ ही साथ जीएस के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें एनरोल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ रैपिड रिवीजन कोर्स के थ्रू, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है 11 अप्रैल से। अब ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ मिस आउट कर चुके हैं, ठीक है, अब और मिस मत कीजिए। फाइनली यू कैन ज्वाइन। एंड अगर आप बैचेस के प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो 1500 रुपीज़ ओनली फॉर CSAT एंड 3500 रुपीज़ ओनली फॉर GS टुगेदर। अगर आप क्लब चाहते हैं कि आपको कोर्स इंडिविजुअली नहीं लेना है, कि CSAT और GS एक साथ लेना चाहते हैं, 4000 रुपये का ये बैच आपको मिलेगा। एंड वैल्यू एडिशन यहाँ पे आपको यही है कि आपको पढ़ाने के बाद यहाँ पे FLTs भी दिए जाएंगे GS और CSAT के भी, एंड वैल्यू एडिशन मटेरियल यानी कि नोट्स आपको मिलेंगे, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली भी दी जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो आपकी तैयारी यहाँ पे फुल एंड फाइनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि द बेस्ट फैकल्टी ऑफ UPSC वी हैव, ठीक है। इसके अलावा आप ज़्यादा जानते हैं, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। सो कम एंड टेस्ट अस देन। ओके, इट वाज अ जोक। ओके, सो डू जॉइन अस इफ यू वांट टू। ऑल द बेस्ट for your exam if you're doing that, ठीक है। I hope you nail it down. Thank you so much.